हेलो ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट आरटीओ, यानी कि रिटर्न टू ओरिजिन। अगर ऐसा कोई शिपमेंट आपके पास आ जाता है, आप इंपोर्ट करते हो, ठीक है, चाहे आप एक्सपोर्टर हो इंपोर्टर हो कोई भी हो, आपको पता होना चाहिए। आप इंपोर्ट कर रहे हो कोई शिपमेंट और आपको पता चलता है ये शिपमेंट आपका है ही नहीं, या ये शिपमेंट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, किसी भी वजह से आप क्या चाहते हो, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उस शिपमेंट को क्लियरेंस होने से पहले वापस भेज दोगे जहां से आया है। इसे कहते हैं आरटीओ, रिटर्न टू ओरिजिन। तो अभी प्रैक्टिकल मेरे साथ हाल ही में एक ऐसी इंसिडेंट हुआ था कि मुझे एक शिपमेंट मैंने मंगाया था, उसे एयरपोर्ट पर आने के बाद मुझे उसको क्लियरेंस नहीं करा सका और मैं उसे वापस भेजना पड़ गया। तो मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा, पूरा डिटेल से बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप था। कुरियर मोड की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, क्या क्या स्टेप था, किस तरीके से वन बाय वन स्टेप परफॉर्म हुआ और उसको कैसे वापस भेजा गया और क्या डॉक्यूमेंट्स लगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और लास्ट में जो मेन चीज है, खर्चा खर्चा कौन झेलेगा, इंपोर्टर झेलेगा, एक्सपोर्टर झेलेगा या कुरियर कंपनी, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चीज तो आपको कुरियर मोड का जो प्रोसेस है वो पूरा आपको पता होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे ना गलती किससे हो रही है, किससे कहां पे फॉलो अप करना है, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैंने इस पे पहले ही वीडियो बनाकर रखी है, आप देख सकते हो। ये जो थंबनेल है, ये इस पे आप जाकर वहां से देख सकते हो। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, किस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है, किस तरीके से शिपमेंट मूव करते करते जाके एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट होता है, पूरा डिटेल से बताया। तो मैं उसके प्रोसेस पे नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पर आरटीओ आपको डिस्कस करूंगा, तो ये इसी से लिंक होगा, तो आपको समझने में आसानी होगी। ओके, तो इस स्लाइड में हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आरटीओ परफॉर्म होता है, क्या क्या प्रोसेस है, पूरा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे जर्मनी का झंडा लहरा रहा है, मतलब कि जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था वो जर्मनी से हुआ था, और यहाँ पर ये एक्सपोर्टर हो गए हैं और मैं यहाँ पर इंडिया में इंपोर्टर हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, इन्होंने शिपमेंट क्या हुआ, पिक हुआ, को ले गए और इसने मेरे को एडब्ल्यूबी नंबर शेयर कर दिया। अब ये एक्स वर्क बेसिस था। एक्स वर्क बेसिस क्या था, किस तरीके से पिकअप किया वो मैंने पिछले वीडियो में बताया, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। एक्स वर्क बेसिस था, ये आपको बता देता हूँ। एक्स वर्क बेसिस में क्या होता है, शिपर क्या पैक करके अपने यहाँ रख देता है, उसके बाद वहां से उठ के जितना भी दूर आएगा सारा खर्चा कौन बेयर करता है, इंपोर्टर करता है, उसे कहते हैं एक्स वर्क। और जो कुरियर कंपनी यूज होगी वो भी इंपोर्टर की यूज होगी, फ्रेट फॉरवर्डर यूज होगा, कुछ भी होगा वो इंपोर्टर का होगा। अब इसने एडब्ल्यूबी दे दिया, एडब्ल्यूबी से क्या हो सकता है, हम ट्रैक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड कुरियर कंपनी का नाम लिया है, आप ये समझ के चलो ये जो वर्ल्ड की वेल नोन है, मैं नाम नहीं लूंगा, वेल नोन कुरियर कंपनी है वही है, और होप आप समझ गए होंगे। तो मैं उसका नाम नहीं ले सकता था यहाँ पर। अब इन्होंने क्या किया, एडब्ल्यूबी नंबर जनरेट करके दे दिया, मैंने अपना अकाउंट नंबर दिया था, कैसे भी करके इन्होंने दे दिया। उसके बाद जब मैंने शिपमेंट को देख रहा हूं तो एक हफ्ता हो गया, शिपमेंट में कोई मूवमेंट ही नहीं ना, बस खाली एक जगह जनरेट हुआ है और कुछ आगे बढ़ा ही नहीं। उसके बाद मेरे को जब एक हफ्ता हो गया शिपमेंट में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, मुझे भी तो शिपमेंट चाहिए ना। ट्रैक इंपोर्टर का क्या काम होता है, जो भी कॉमर्शियल में होता है, लॉजिस्टिक में होता है, उसका काम क्या है, ट्रैक करना जब तक शिपमेंट पहुंच ना जाए। एक्सपोर्टर का तो काम खत्म हो गया, तो अपना किनारे हो गया, उसका तो डिस्पैच करने से मतलब था। तो एक्स वाई जेड कुरियर कंपनी का जो ब्रांच इंडिया में था, मैंने उससे कोऑर्डिनेट किया। अब दूसरा नंबर पॉइंट देखो, मैंने उससे कोऑर्डिनेट किया, भाई एक हफ्ते हो गया, अभी तक शिपमेंट में कोई मूवमेंट ही नहीं है, ये शिपमेंट में फला फला जगह पे अभी तक यहाँ पे दिखा रहा है, आप इसको चेक करो बताइए। अब प्रॉब्लम क्या है, जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो तो कुरियर आपको क्या है, अकाउंट एक आपको दे देते हैं, क्या नाम है, एजेंट डिटेल, जो आपको हैंडल करेगा, बट आपको एक तरीके से ऑनलाइन ही सारी रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ती है, कोई सुनने वाला नहीं होता। एक बार आप क्वेरी करोगे, कस्टमर केयर वाले 2 दिन बाद रिवर्ट करेंगे, टाइम बहुत लगता है। सबसे बड़ी चीज क्या है, टाइम तो बहुत ही ज्यादा लगता है, इसीलिए बड़ी कंपनियों से मैं थोड़ा घबराता हूँ। खैर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा है, शिपमेंट जो है अभी तक, शिपमेंट उन्होंने देखा, चेक किया, शिपमेंट अभी तक वहां से पिक ही नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ एडब्ल्यूबी जनरेट किया है। आप शिपर से कांटेक्ट कीजिए, शिपमेंट वहां से पिक ही नहीं हुआ है। जब पिक नहीं हुआ है तो हम लाएंगे कैसे, उन्होंने सिर्फ जनरेट करके रख दिया। तो मुझे तो बड़ी परेशानी हुई, यार ऐसा कभी होता नहीं, जर्मनी के साथ क्या बात हो गई। तो मैं तुरंत ही जर्मनी के पास वापस गया, भैया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, बताओ क्या करेंगे, हमारे ऐसे कर रहे हैं। अब इसने चेक किया, अब ये जो शिपर है, ये अपना देखा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे जो उनके, वहां पर जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट है वहां जाके चेकअप किया, तो उसको पता चला कि जो उसने ट्रैकिंग डिटेल यानी जो एडब्ल्यूबी नंबर दिया है वो गलत दे दिया है, करेक्ट कोई और है। तो उसने करेक्ट वाला मुझे शेयर कर दिया। ठीक है, अब जब करेक्ट वाला, बस उसने उसमें ये कह दिया कि एक्चुअली जो हमने जनरेट किया था ये वाला, और जब कुरियर वाला पिकअप करने आया वो गलती से दूसरे वाले पे पिकअप कर दिया, दूसरे वाला प्रिंट आउट हो गया, कुछ डॉक्यूमेंट मिसमैच हो गया। क्या हो गया, मिसमैच हो गया, ये करेक्ट है, आप इसके
ट्रैक कर सकते हो। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, हम ट्रैक कर लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है। तो जब मैंने वो AWB आपको देख सकते हो पोर्टल पर जब डाला, क्योंकि वो मेरा ही अकाउंट नंबर से यूज हुआ था, तो मुझे पता चला कि वो जो शिपमेंट है आज से करीब 3 महीने पहले ही मुझे मिल चुका है। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट नंबर यानी AWB नंबर यूज किया है, वो 3 महीने पहले एक जो शिपमेंट आया था वो भी मेरे ही लिए आया था, वो भी दूसरे एड्रेस के लिए, मतलब कि मेरा एक से ज्यादा कंपनी का जो एड्रेस है और भी ज्यादा ब्रांच है, वो फला फला जगह के लिए आया था, पर वो 3 महीने पहले ही डिलीवर्ड हो चुका है। लेकिन उसी के ठीक बाद जब जिस दिन वो डिलीवर्ड हो उसके बाद फिर से वहां से ट्रैकिंग डिटेल स्टार्ट हुई कि फला शिपमेंट फला फला जगह से होते हुए दिल्ली पहुंच गया। मतलब सोचिए, एक बार शिपमेंट पिक हुआ, फिर डिलीवर्ड दिखा रहा है, डिलीवर्ड होने के बाद फिर से पिकअप से दिखाने लगा, उसी ट्रैकिंग में वो वहां से कंटिन्यू कर दिया। अब भाई इसमें क्या कर सकते हैं, तो मैंने सेम नया वाला AWB दिया, इनवॉइस कॉपी वगैरह दिया इनको, XYZ कुरियर कंपनी को, जो भी भैया बताओ ऐसी सी बात है, सारी इनकी जो प्रॉब्लम थी समझाया कि वहां पे ऐसा हुआ ने इस तरीके से शिपमेंट को उठा लिया गलत डॉक्यूमेंट्स पर, और आप जो है ये जो शिपमेंट है ओरिजिनल में वो जर्मनी इंडियन एयरपोर्ट पे पहुंच चुका है। कहाँ पहुंच गया? इंडियन एयरपोर्ट पे पहुंच गया, आप जो है इसके बेस पे क्लियरेंस कराओ। उसके बाद अब XYZ कुरियर कंपनी मैंने बताया बहुत बड़े, उसने 1 हफ्ते लगा दिए। 1 हफ्ते के बाद उसने रिस्पॉन्स क्या किया, अपना चेकअप किया होगा वहां जर्मनी वाली कंपनी से, उनसे जो भी किया कि भैया ऐसा है कि अभी जो आपका शिपमेंट है वो वही वाला है जो आपने पहले डॉकेट नंबर शेयर किया था, और वो पिकअप नहीं हुआ। बस एकदम साफ है कुरियर, वो क्या करे, कस्टमर केयर में एकदम जाहिलों को बैठाया हुआ है। मतलब क्या कहे कि कोई भी आगे आके काम करना ही नहीं चाहता। वैसे कस्टमर केयर वाले होते नहीं ना, लाइन पे बने रहिए, आपको बता रहे, बस वही वाला हाल है। अब उसने कह दिया ये जो दिखा रहा है ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो उस वजह से ये आपको फिर से दिखा रहा है, वो ट्रैकिंग नंबर गलत है, आपका पहले वाला सही है, आप उसी से कांटेक्ट कीजिए, हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। मेरे दिमाग खराब, अब क्या करें। फिर मैं पहुंचा भाई, अरे भाई इनके पास पहुंचा, 9 नंबर आप देख सकते हो कि ऐसी सी प्रॉब्लम है, वो ऐसा ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि जो शिपर थे वे जर्मनी वाले काफी कोऑपरेटिव होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उनसे पूछा, हालांकि उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई भाई, उन्होंने दे दिया, लेकिन यहाँ पे गलती उन्होंने की है। गलती उन्होंने की है कि उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट डिस्पैच किया। DHL की भी गलती है, उन्होंने कैसे उठा लिया, दोनों की गलती है, इंपोर्टर की गलती नहीं है। लेकिन झेलना किसको है? इंपोर्टर को झेलना है, क्योंकि शिपमेंट तो इसे चाहिए ना, डिले इसका हो रहा है। इसने इससे बात किया, अब इनके अच्छा विल था, वहां पर बात किया, ऐसी सी प्रॉब्लम है भाई, बताओ वहां पे शिपमेंट नहीं हो पा रहा है, अब क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने भी 1 हफ्ता लिया, और उन्होंने जो मतलब इनसे कोऑर्डिनेट किया होगा इंडियन वालों से कि क्या प्रॉब्लम है, तो ये थोड़ा सा अच्छे से कोऑर्डिनेट वगैरह किया, इन्होंने रीजन भी दिया। इन्होंने कहा कि जो 1 हफ्ता तो वैसे मेरा 2 हफ्ता खराब हो गया, और 1 हफ्ता मैंने इंतजार किया, 3 हफ्ता ऐसे ही हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि शिपमेंट जो है वो इंडियन एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है, पर इंडियन में जो कस्टम डिपार्टमेंट बहुत सेंसिटिव है, नए डॉक्यूमेंट्स पे क्लियरेंस कराना इतना इजी नहीं ना, ये पर यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शिपमेंट हमारे पास से निकल गया। जो भी कर सकता है वो DHL इंडिया कर सकता है, क्योंकि वो इंडिया में है इस वक्त, हमारे पास है भी नहीं। ठीक है। अब उसके बाद सेम इसने मुझे ये जो मैसेज है फॉरवर्ड किया कि ऐसी सी बात है, आप वापस उसी से बात कीजिए, हम कुछ कर नहीं सकते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये ज्यादा प्रेशर नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुरियर यूज हुआ है, जो जिसके अकाउंट नंबर यूज हुआ है वो इंपोर्टर का है, तो हम कर भी क्या सकते हैं। आप उसको बोला कि आप इंडियन कुरियर कंपनी से फिर से बात कीजिए और कोशिश करिए उसको कुरियर को किसी तरीके से शॉर्ट आउट करने के लिए। मैं फिर फंस गया वहां आपके बीच में आके। अब यहाँ पर जगह नहीं बची है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगा। तो अब सोचिए मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं इंपोर्टर हूं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना इंपोर्टर को बड़ा कर दिया, क्योंकि ज्यादा जो प्रोसेस है इनके बीच में होगा, कुरियर कंपनी के बीच में। तो अब क्या हो गया, मैं फंस गया। क्या फंस गया? सोचिए, शिपमेंट जो है कुरियर कह रहा है, टेक्निकल डिटेल जो गड़बड़ बता रहा है वो बता रहा है कि शिपमेंट जर्मनी में पड़ा हुआ है। फिजिकली जो बता रहा है वो बता रहा है कि इंडियन एयरपोर्ट पर पड़ा है। अब मैं किसकी मानूं, किसको कहूं, और ये कह रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। खैर अब ऐसे ही करते करते एक बार मैं इनसे फॉलो अप करूं, एक बार शिपा से फॉलो अप करूं, दोनों से फॉलो अप करूं। आप 13वां पॉइंट देख सकते हो। मुझे तो शिपमेंट चाहिए, मुझे तो शिपमेंट से मतलब है। 2 महीने निकल गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं। बस दोनों क्या कर रहे हैं, ब्लेम गेम खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं उनकी गलती है, यहाँ पर आया नहीं ना, मतलब कुछ सुनने को तैयार ही नहीं ना। और ये शिपर कह रहा है कि भाई हम क्या करें, हमने तो दे दिया, वैसी सी बात है। 14वां पॉइंट आप देख सकते हो, जब एकदम थक गया मैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, 2 महीने क्रॉस हो चुके हैं, तो भैया मैंने कहा ऐसा है, आप या तो शिपमेंट डिस्पैच करो नया, किससे? शिपा से, एक्सपोर्टर से।
आपकी गलती है, आपने गलत यूज किया है WB, आपकी प्रॉब्लम है, आप नया शिपमेंट डिस्पैच करो या हम ऑर्डर को कैंसिल कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या था कि ये जो शिपमेंट था वो क्रेडिट बेस पे था। क्या था? क्रेडिट बेस पे था। तो पेमेंट तो दिया नहीं था, जब मिलता तब होता। दूसरी चीज क्या है, जो जर्मनी, अभी यहाँ चाइना होता वो मानता ही नहीं, बल्कि वो पैसा ही पहले लेता। और जर्मन वगैरह क्या है, वो अगर उनकी गलती रहती, कभी भी आप उनसे डील करो यूरोप में, उनकी गलती देखो तुरंत मान लेंगे। वो इतना ज्यादा पैसे के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं हाँ गलती हमसे हुई, कोई बात नहीं, हम झेल लेंगे। ज्यादातर ऐसे ही होता है, मेरे साथ कई बार सिस्टम हुआ। अब कुरियर कंपनी में, लॉजिस्टिक में हर कुछ पॉसिबल है, कुछ भी हो जाता है। फाइनली इसने मान लिया, देखिए आप यहाँ देख सकते हो, मान लिया तो कहा कि ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, नहीं हो पा रहा है, शिपमेंट मिसप्लेस हो चुका है, मिसिंग हो गया है, कहा क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, हम नया आपको साल ये शिपमेंट डिस्पैच करेंगे, पर उसके लिए लगेंगे 5 से 7 हफ्ते। और अब इतना वेट मैं नहीं कर सकता, तो मैंने कह दिया कि ऐसा है, आप जो है कैंसिल कर दो। तो दोनों पार्टी एग्रीड हो गई कैंसिल करने के लिए, और वो ऑर्डर वहां कैंसिल हो गया। शिपमेंट समझ लो आप, एक तरीके से कह सकते हो शिपमेंट इज मिसिंग, नो वेयर इज शिपमेंट राइट नाउ। ठीक है। अब 17वां पॉइंट देखो, यहां से ट्विस्ट आप देखोगे। 17वां पॉइंट वो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, कितना मतलब ग्राउंड लेवल पे क्या क्या होता है। अब 17वां पॉइंट देखो, 1 महीने बाद, यानी कि 2 महीने, 1 महीने, 3, 4, चौथा महीना लग गया। उसके बाद जो इंडियन XYZ कुरियर कंपनी थी, वो क्या करती है, अब उनको भी तो क्या ऑडिट होता रहता है। अब उन्होंने चेक किया तो पाया कि एक शिपमेंट काफी दिन से पड़ा हुआ है। XYZ कुरियर कंपनी ने देखा कि एक शिपमेंट पड़ा हुआ है, ये कितने टाइम से पड़ा हुआ है, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने उसको देखा, ट्रैक किया, सोच देखा कि हाँ ये फला फला शिपमेंट जो है कहाँ से है, सारा चीज देखा, डॉक्यूमेंट उसके ऊपर चिपका था, डॉक्यूमेंट भी उसके ऊपर लगा रहता है। एक चीज, हाँ शिपमेंट जर्मनी से बहुत ही अच्छा चीज है, वैसे हर जगह होता है, पर अगर जर्मनी से कोई शिपमेंट आता है, वो क्या करते हैं, वो डॉक्यूमेंट उसके ऊपर भी पेस्ट कर देते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी का पेस्ट करते हैं, वो गिरता नहीं है। उन्होंने देखा होगा तो कहा अच्छा ये बात है, उन्होंने IGM फाइल कर दिया, लग रहा है यही हुआ होगा, IGM फाइल कर दिया मुझे लग रहा है, या जो कुछ भी डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर दिया है। अब या तो वो वहां से खो गया था, इनसे मिसप्लेस हो गया था। तो 1 महीने बाद वो मुझे बताते हैं, इंडिया वाले जो कुरियर कंपनी है, कि फला फला शिपमेंट हमें मिला है, ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जो है क्लियरेंस करा लो। अब सोचो। तो मैंने कहा चलो भाई, फाइनली मिला तो क्या करना, वैसे भी कैंसिल हो गया, चलो प्लस पॉइंट है, कुछ मिल ही जाएगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 18वां पॉइंट आप देख सकते हो। तो मैंने जब उसको डॉक्यूमेंट को ट्रैक किया तो पता चला ये वही पुराना वाला है जो आज से 4 महीने पहले, निकलने से 2 महीने पहले डिलीवर्ड हो चुका है, और इनवॉइस भी उसी टाइम की लगी। तो मैंने उसको पूरी कहानी, पूरी कथा समझाई कुरियर कंपनी को कि भाई ऐसी सी बात है, यहाँ से मिसप्लेस हो गया था, ये इसका ओरिजिनल वाला है, ये इसकी ओरिजिनल इनवॉइस है, और ये एड्रेस पे नहीं, इस एड्रेस पे डिलीवर होना है, वहां से गलती से हो गया था, आप इसको रीरूट करो और इस इनवॉइस पे क्लियरेंस कराओ। ठीक है। तो क्योंकि जो पार्ट हमें रिसीव हो रहा है वो इनवॉइस की बेसिस पे होगा, तभी तो हम इसको इंपोर्ट होता है तो इनवर्ट भी होता है, फिर एक्सपोर्ट भी होता है, उसी तरीके से वर्ड करते हैं ना, सारे सब कुछ सिंक्रोनाइज होगा तभी काम करेगा। वैसे भी ये रुक गया तो क्लियरेंस में इसमें बहुत झंझट होने वाली थी। अब यहाँ पर ये कुरियर कंपनी ने सीधा सीधा डिनाइड कर दिया कि नहीं भैया, हम क्लियरेंस कराएंगे तो इसी पे करा सकते हो आप, अदरवाइज आपको RTO कराना पड़ेगा। अब क्लियरेंस के कुरियर वाला है तो क्लियरेंस इनके अंडर में था, अब क्लियरेंस इनको कराना है। अब यार मैं परेशान, मैं क्या करूं, प्रॉब्लम तो हो गई ना। अब यहीं पे आप सोचो, फ्रेट फॉरवर्डर होती, वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जुगाड़ निकाल देती और वो मुझे डिलीवर किसी तरीके से कर भी देती। मैं क्या कर सकता था, पर मैंने साफ इससे कह दिया, देखिए ये मिस्टेक आपकी तरफ से हुई है, क्योंकि जब मैं इतने दिन से फॉलो अप कर रहा था तब तो आपने कहा शिपमेंट है ही नहीं, यहाँ पर है ही नहीं, अब आप कह रहे हो है। इतने दिन तक कहा था, ये गलती किससे हुई, आपसे हुई। अब देखो, अभी तक ये दोनों ब्लेम गेम खेल रहे थे, एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे, और मेरे कोई सुन ही नहीं रहा था। अब इनके ऊपर प्रॉब्लम आ गई कि इनको भी शिपमेंट अपना क्लियर कराना है ना, वहां पे पड़ा है, क्यों पड़ा है। तो अब मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर डाल दिया कि तुम्हारी गलती है। अगर आप RTO करोगे, आप भेजते हो, कहीं भी करते हो, हम कोई भी कॉस्ट बियर नहीं करेंगे, जो भी चार्जेस हो, क्योंकि वापस जाता है जब, तो जो चार्जेस लगते हैं, जो खर्चे आएंगे, भाई वापस जा रहा है तो भाई जाएगा तो खर्चा तो लगेगा ना, उसमें हम कुछ भी ना बियर करेंगे। सीधा सीधा मैंने ये बोल दिया। उसके बाद क्या हो गया, जो ये थे इन्होंने एग्री कर लिया। एग्री करने के बाद इन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट लेटर शेयर किया कि आप इसको फिलअप करके दो। रिक्वेस्ट लेटर मैं आपको शेयर कर दूंगा, बट यहाँ पे देखिए हुआ क्या, यहाँ पर हुआ क्या, इन्होंने जो रिक्वेस्ट लेटर था उसमें मुझसे ये लिखवाना चाह रहे थे कि जो शिपमेंट आया है वो जो शिपर है उसने गलत भेज दिया है।
ये नहीं कह रहे कि इनवॉइस मिसमैच हो गई, शिपर ने गलत भेज दिया है इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इसको वापस भेज दो। तो हम लोग इस पे एग्री नहीं हो रहे थे, ये तो गलत है। जो एक्चुअल रीजन है वो तो ये है, शिपमेंट तो ठीक है ना, इनवॉइस गलत है। ये तो यही है ना। अब उन्होंने या तो आईजीएम फाइल कर दिया, तो कोई डॉक्यूमेंट को प्रोसेस कर दिया, वो अपने ऊपर झेल नहीं रहे। फाइनली फिर क्या किया, काफी कुछ होने के बाद अब हमें वैसे भी शिपमेंट चाहिए नहीं था, ऑर्डर कैंसिल हो चुका था, तो उन्होंने कहा ठीक है, किसी वही चीज हम लोगों ने अपने लेटर हेड पे लिख के दे दिया कि शिपर की गलती है, भेज दो वापस, आप आरटीओ कर दो। इन्होंने अपना प्रोसेस वोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद इसको वापस भेज दिया। इन्होंने भी मुझे करीब 1 महीना इसमें भी लग गया, एक महीने 15 दिन लग गया। उसके बाद इन्होंने मुझे एक्नॉलेज किया कि फला फला शिपमेंट भी रिसीव हो गया, ये भी खुश हो गया, मैं भी खुश हो गया, चलो खत्म हो गई कहानी। तो इस तरीके से आरटीओ परफॉर्म हुआ। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट चलता हूँ और दिखाता हूँ रिक्वेस्ट लेटर की जो मैंने जनरेट किया था वो आपको शो करता हूँ। तो हम आ गए हैं अपने सिस्टम पर लाइव और देखेंगे रिक्वेस्ट लेटर किस तरीके से दिखता है। ये फॉर्मेट है, मैंने यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो ये इन्होंने एक रिक्वेस्ट लेटर मेरे साथ शेयर किया है। इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज डेट आ गया। ये इन्होंने मुझे वर्ड में शेयर किया था, मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें डिस्प्ले अच्छे से हो जाता है। तो उसमें क्या हो गया कि इन्होंने मुझे डेट डाल के दी। तो इसमें क्या करना है, जो मुझे अपने कंपनी के लेटर हेड पे कॉपी पेस्ट करके देना है और साइन स्टैम्प करके, ठीक है। तो इन्होंने डेट डाल दिया है, किसको एड्रेस हो रहा है वो भी दिखा दिया, न्यू दिल्ली में इनको इनको एड्रेस हो रहा है। अब यहाँ पर क्या था, रिक्वेस्ट फॉर रीरूट और रिटर्न टू ओरिजिन। या तो आप शिपमेंट को रीरूट कराइए या रिटर्न टू ओरिजिन कराइए, जैसे कि मैंने बताया था। उसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा, एडब्ल्यूबी नंबर जो है वो डालना होगा और उसकी डेट, जो एडब्ल्यूबी नंबर की डेट है वो भी वो वाले की जो उन्होंने शेयर की उसका डालना होगा। नीचे आप लिख सकते हो क्या लिखा कि डियर सर मैडम, ये फला फला कुरियर आया है, ये ट्रैकिंग डिटेल है, कहाँ से इंडिया आया है, कहाँ से, जर्मनी से, पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। अब उसके नीचे लिखा है कि हम जो है, जो शिपर है, आप यहाँ दे दिया बाई रिक्वेस्ट में, हम जो है इस लेटर के थ्रू कंफर्म करते हैं कि जो शिपर है उसने गलत शिपमेंट भेज दिया है। अब यहाँ पे एक्चुअल रीजन नहीं दिया है, गलत शिपमेंट भेज दिया है और ये शिपमेंट हमारे कोई काम का नहीं है, तो हम इसे रिसीव नहीं कर सकते, हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। आप क्या करो, इसको जो है वापस भेज दो। लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया FOB बेसिस, ये मैंने खुद से लिखवाया गया है मुझसे कि FOC बेसिस, गलत है यहाँ पे, FOC होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि हम कोई चार्जेस बेयर नहीं करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद नीचे यहाँ पे देख सकते हो, थैंक्स रिगार्ड करने के बाद आपका साइन, स्टैम्प और किस डेट को आप कर रहे हो वो सारी डिटेल होगा, और नेम ऑफ एम्प्लॉय जो इसको साइन कर रहा है वो भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद मैंने ये जो डॉक्यूमेंट थे अपने लेटर हेड पे दे के इनको दे दिया और वो वहां से प्रोसेस कर दिया। तो इस तरीके से बस एक ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगा, बाकी जो था वो कुरियर कंपनी का इंटरनल प्रोसेस था, वो तो मुझे पता भी नहीं चला कि वो क्या कैसे किया उन्होंने, बट किसी तरीके से उन्होंने इसी लेटर हेड, इसी डॉक्यूमेंट से हेल्प से उसे भेज दिया। होप आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी तरीके की क्वेरी है इसके रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसे रिजॉल्व करने के लिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।